तो कैसे हो मेरे वॉरियर्स, और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की है, पावर ऑफ पीवाईक्यू, जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ बीपीएससी प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू को 1992 से 2025 तक के, जिसमें हम लोग लगभग 34 ईयर्स के पीवाईक्यू को कवर करने वाले हैं। हमने स्टार्ट भी किया था ना, मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी है, वो जी किसकी थी, तो बिहार स्पेशल की डे 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देखना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी वो आपके लिए। आज हम लोग आ गए हैं डे 2 के साथ, तो इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल डे 2 पावर ऑफ पीवाईक्यू। इस सीरीज के जरिए आप लोग समझोगे कि पीवाईक्यू की क्या पावर होती है ना, कितनी ज़्यादा थीम रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त आपका गवाए शुरू करते हैं हम लोग पावर ऑफ पीवाईक्यू बिहार स्पेशल डे 2। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इन 1942 ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग। 67th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। 1942 में किस पर्व के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ठीक है ना, 67 बीपीएससी में ये पूछा गया। ऑप्शन हमारा है होली, दशहरा, दीपावली, बैसाखी, या फिर जो बीपीएससी पूछती थी मोर देन वन या नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? पहली बात, इसका सही आंसर ध्यान रखो, इसका सही आंसर दीपावली। तो 1942 में जो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो फरार हुए थे ना, उस टाइम में कौन सा फेस्टिवल था, तो वो दीपावली का फेस्टिवल था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यही ये हजारीबाग जेल है जहाँ से जेपी जो है वो फरार हुए थे, और उसके बाद इस जेल का नाम ना उनके नाम पर ही रख दिया गया है। तो ये जो है ना लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस जेल का नाम, हजारीबाग जेल का नाम इनके नाम पे क्यों है, क्योंकि इसी जेल से जो हमारे जो जेपी हैं, जिनको लोकनायक भी कहते हैं, वो इसी जेल से क्या हुए थे, फरार हुए थे। इतनी बातें क्लियर है। आइए हम लोग अब डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। पहली चीज़ यहाँ पे है, बीपीएससी प्रीलिम्स रेडी पॉइंट है क्या, कैसे समझिए। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में, और इसी के दौरान जो जयप्रकाश नारायण है ये हजारीबाग जेल से स्केप करते हैं दीपावली के नाइट पे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या रखना, जो जयप्रकाश नारायण है ये 1942 में हजारीबाग जेल से एस्केप करते हैं। फेस्टिवल कौन सा था जो बीपीएससी ने पूछा है, तो उस टाइम जो फेस्टिवल था वो कौन सा था, दीपावली का फेस्टिवल था। दीपावली का त्यौहार था, तो दीपावली के त्यौहार वाली रात थी, पटाखे फूट रहे थे, और उस पटाखों के बीच जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो जाते हैं। कौन से जेल से, याद रखना, हजारीबाग जेल से। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ना कितना डिटेल में बीपीएससी अंदर जाके पूछ ली। वो आपसे कुछ भी पूछ सकती थी ना, लेकिन बीपीएससी क्या पूछती है कि वो कौन से फेस्टिवल के टाइम में फरार हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, वो दीपावली की नाइट में हजारीबाग जेल से एस्केप किए थे। कहाँ से? हजारीबाग जेल से एस्केप किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट, जब वो एस्केप कर रहे थे तो उनके साथ 5 और मेंबर भी थे, 5 और लोग भी थे जब उनके साथ एक्सेप्ट। तो याद रखना, वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ 5 और उनके साथ भी थे। तो JP+5 है ना, JP+5, याद रखना ये चीज़। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से भागने के बाद ना वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरू कर दिए। ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यानी कि 1942 के दौरान, वो अंडरग्राउंड मूवमेंट करने लगे थे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करने लगे थे। और उसी का एक्टिविटीज़ का एक जरिया होता है आज़ाद दस्ता। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। किसका गठन किया? आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया है? याद रखो, जयप्रकाश नारायण। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये याद रखना। नेक्स्ट चीज समझोगे, कहाँ पे किया, तो बकड़ी का टापू पर स्टेब्लिश किया। कहाँ पर? बकड़ी का टापू। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस चीज को समझो कि आजाद दस्ता का जो गठन होता है कब होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। कब हो रहा था ये? 1942 में। तो समझ गए हम लोग कि आजाद दस्ता का गठन जो होता है ये होता है 1942 में। कहाँ पर होता है? तो बकड़ी का टापू पर। कहाँ पे? बकड़ी का टापू पर। इसको ध्यान में रखना। लोकेशन क्या था, तो राजविलास का जंगल था नेपाल के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीपीएससी पूछ सकती है। तो आजाद दस्ता का गठन कहाँ कहते हैं? बकड़ी का टापू, जो कि कहाँ पे था, तो राजविलास का जंगल नेपाल के एरिया में। कहाँ पे? नेपाल के एरिया में। इसको ध्यान में रखना। इसका पर्पस क्या था, क्यों ये बनाया गया था आजाद दस्ता? ठीक है ना, ये आजाद दस्ता बनाने का जो मकसद था वो था गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग देना। तो जेपी चाहते थे कि उनके जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग हैं, उनको गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाए। इसीलिए उन्होंने किसका गठन किया था, तो आजाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ पे किया था, तो बकड़ी के टापू पर, जो कि राजविलास का जो जंगल है ना नेपाल में, वहाँ पर है। तो इस स्लाइड से आपको, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगी। पहली चीज़ क्या याद हुई होगी आपको कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम में जेपी भागते हैं कहाँ से? हजारीबाग जेल से भागते हैं। ठीक है ना। और वो कौन सा फेस्टिवल था, तो दीपावली की नाइट था। मैंने बताया ना, विजुअलाइज करो कि हाँ यार पटाखे फूट रहे हैं और जेपी दीवार कूद कर भाग रहे थे। नेक्स्ट, वो जो भाग रहे थे उनके साथ 5 सदस्य तो और भी थे, 5 और मेंबर भी थे। और वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। उन्होंने किसका गठन करते हैं? आजाद दस्ता का वो गठन करते हैं। कहाँ पर? बकड़ी के टापू पर।
लोकेशन क्या था, राजविलास का जंगल जो कि नेपाल में है ना, वो लोकेशन था। और पर्पस क्या था, तो भाई साहब गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग देनी थी। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें क्लियर हैं। और आप लोग देख सकते हो, यही जो हमारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण का ये केंद्रीय कारागार हजारीबाग है, यहीं से वो एस्केप किए थे। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए, एक ये जहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जेपी को यानी कि जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से, तो पूछा जाएगा आपसे द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है, तो आप बता दोगे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को। एक और चीज, किंग ऑफ हार्ट्स ऑफ द यूथ यानी कि यूथों के दिल के उनको राजा कहा जाता था। जो भी यूथ है ना, जो भी जवान लोग थे, उनके दिल का उनको राजा कहा जाता था, किंग कहा जाता था। तो याद रखिएगा, द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता था, जयप्रकाश नारायण को। किंग ऑफ द हार्ट्स ऑफ द यूथ के नाम से किनको, जेपी को। तो ऐसे करके आपको एक फ्रेज दिया जा सकता है प्रीलिम्स में कि हु इज नॉन एज द हार्ट ऑफ द इंडिया या हु इज नॉन एज द किंग ऑफ द हार्ट ऑफ द यूथ। तो ये हार्ट आपको थीम होगा, याद रखिएगा। इस हार्ट से आप समझ जाओगे ये किसके लिए यूज हो रहा था, तो जेपी के लिए यूज हो रहा था। डन है, आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति कौन भूल सकता है इनको, ये 1974 में हुआ था। याद रखना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल रिवॉल्यूशन जो उन्होंने किया था, ये संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, ये कब दिया था उन्होंने, 1974 में दिया था। कब दिया था, 1974 में, ध्यान रखना इसका। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही वाज इन नासिक जेल। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो कहाँ थे, नासिक जेल में थे। ठीक है ना। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कहाँ थे, हजारीबाग जेल में। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है तो वो कहाँ पे है, हजारीबाग जेल में। कहाँ पे थे, हजारीबाग जेल में। लेकिन सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में वो कहाँ थे, तो वो नासिक जेल में थे। कहाँ पे थे, नासिक जेल में थे। ठीक है ना। और उनको भारत रत्न दिया जाता है पोस्टुमसली, यानी कि उनकी डेथ के बाद 1999 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। जेपी को भारत रत्न दिया गया, कब दिया गया था, 1999 में पोस्टुमसली, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद दिया गया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगी। द हार्ट ऑफ इंडिया जेपी, किंग ऑफ द हार्ट्स ऑफ द यूथ जेपी, संपूर्ण क्रांति कब, 1974। वेरी गुड। और सीडीएम के टाइम में कहाँ पे, तो सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में नासिक जेल। कौन से जेल, नासिक। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कौन से जेल में थे वो, हजारीबाग जेल से भागे थे। और उनको भारत रत्न कब दिया जाता है, 1999 में दिया जाता है पोस्टुमसली, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद। आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है ना, 1932 में वो नासिक जेल में थे। तो ये हमने बताया ना, सीडीएम के टाइम में। कहाँ पे, सीडीएम के टाइम में वो नासिक जेल में थे। और यहीं पर वो मिलते हैं एमएन रॉय और अच्युत पटवर्धन से। किससे, अच्युत पटवर्धन और एमएन रॉय से। ये कहाँ पे मिलते हैं, तो नासिक जेल में मिलते हैं। कौन मिलते हैं, जेपी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कि एमएन रॉय और अच्युत पटवर्धन से जो हमारे जेपी हैं, ये कहाँ मिले थे, ये मिले थे नासिक जेल में। कहाँ पे मिले थे, नासिक जेल में, 1932 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो 1932 में कहाँ मिलते हैं, नासिक जेल में मिलते हैं। किससे, एमएन रॉय और अच्युत पटवर्धन से। ठीक है ना। यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन है, बन सकता है। नेक्स्ट, 1942 आपने बहुत डिटेल में पढ़ा। 1942 में वो हजारीबाग जेल में थे और वहाँ से भागते हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, और दीपावली के फेस्टिवल था वो। डन है। अब 46 भी याद रखो, आगरा जेल से इनको रिलीज़ किया जाता है 46 में। 1946 में इनको कहाँ से रिलीज़ करते हैं, आगरा जेल से। फ्रीडम से जस्ट पहले का फेज है ये। और जेपी नारायण का जो जेल जर्नी रहा ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले कहाँ थे, बाद में कहाँ थे, अंत में कहाँ थे, लास्ट में जब वो निकलते हैं। तो याद रखना, पहले वो नासिक रहे, फिर हजारीबाग, फिर आगरा। वही दिया वहाँ पे देखो, नासिक, हजारीबाग और आगरा। अब याद कैसे रखो, 32, 42, 46 याद रखो। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बता दिया कैसे याद करने का। तो NHA 32, 42, 46, NHA 32 दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्या था, NHA 32, 42, 46। 32 में क्या थे, 1932 में नासिक में रहे, फिर H4 हजारीबाग, 42 में हजारीबाग जेल से एस्केप किए, और 46 में आगरा से उनको रिलीज कर दिया गया, आगरा जेल से रिलीज कर दिया गया। तो आपको याद होना पड़ेगा कि 1932 में किस में थे, नासिक में थे। 1942 में कौन से जेल में, हजारीबाग से एस्केप करते हैं, दीपावली का फेस्टिवल था। और 1946 में उनको आगरा जेल से रिलीज किया जाता है। एमएन रॉय और अच्युत पटवर्धन से कहाँ मिले थे, तो ये नासिक जेल में ही मिले थे। कहाँ मिले थे, नासिक जेल में ही मिले थे। डन है, आगे चलते हैं। देखिए, तो 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण आगरा जेल से रिलीज हुए। मैंने बताया ना, 32, 42, 46, और इसी 46 में कहाँ से रिलीज होते हैं, आगरा जेल से रिलीज होते हैं। और डेट यहाँ पे दिया हुआ प्रॉपर 12 अप्रैल 1944, तो अप्रैल का महीना था। ठीक है ना।
तो 12 अप्रैल 1946 को ये जेल से रिहा हो जाते हैं, ठीक है ना। उस टाइम में वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल थे, और वो रिलेक्टेंट थे, ठीक है ना, थोड़े से वो लचीले थे इसके लिए, इसीलिए उनको क्या करते, उनको निकाल दिया जाता है, जेल से रिहा कर देते हैं। रीज़न क्या था इनके डेज का? तो महात्मा गांधी की पर्सनल हुई, महात्मा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के लिए वहाँ के जो वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेबल से पर्सनली अपील किया था कि उनको रिहा कर दीजिए, और यही रीज़न भी था इसका। तो महात्मा गांधी ने क्या की थी? पर्सनली अपील किया था जयप्रकाश नारायण के लिए, ठीक है। तो उनको कब रिहा किया गया आगरा जेल से? 12 अप्रैल 1946 को। तो 12 अप्रैल को क्या मनाया? तो जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। और आपसे पूछ दे कोई अब क्यों मनाते हैं हम लोग जयप्रकाश दिवस 12 अप्रैल को, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझा दोगे उसे, क्योंकि 12 अप्रैल 1946 को उन्हें आगरा जेल से रिहा किया गया था, इसीलिए 12 अप्रैल को क्या मनाते हैं? जयप्रकाश दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, टोटल रिवॉल्यूशन, तो बिहार मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये कब था? तो ये 5 जून 1974 को शुरू हुआ था ना, इसीलिए 5 जून को टोटल रिवॉल्यूशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? टोटल रिवॉल्यूशन डे, 5 जून 1974 को शुरू हुआ था ये, इसीलिए टोटल रिवॉल्यूशन डे कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, जयप्रकाश दिवस कब? तो दिवस 12 अप्रैल को, और संपूर्ण क्रांति दिवस कब? टोटल रिवॉल्यूशन डे, तो ये 5 जून को। मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब क्लियर है। तो यहाँ तक जितने भी पॉइंट थे ना, बहुत सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किया, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ याद करके रखोगे। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी, ठीक है ना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, डूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता, ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मूवमेंट के टाइम में आज़ाद दस्ता वाज एक्टिव इन बिहार। तो बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? आप सभी को पता है ये कब थी? तो असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट कब था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और इसी टाइम में क्या थी ये? तो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थी। तो याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही जवाब है सी। कंफ्यूज नहीं होना, मेरे मुंह से ना गलती से निकल गया था सहयोग, क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। हमने पढ़ा था 1942 की रात में वो निकले थे, हजारीबाग जेल से निकले, और वो कहाँ गए थे? तो राजविलास के जंगल नेपाल में जाके आज़ाद दस्ता का गठन किया था बकड़ी के टापू पे। कहाँ पे? बकड़ी का टापू, ठीक है ना, नेपाल के पास। तो याद रखना, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकड़ी का टापू वाज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़ी के टापू पर अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का संगठन किसके द्वारा किया गया? 66 बीपीएससी में पूछा गया है, 66 बीपीएससी के री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो समझ रहे ना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको सब याद करवाया अभी। आंसर आप सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण इसका आंसर होगा, जेपी डी इसका आंसर है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने ही आज़ाद दस्ता का गठन किया था बकड़ी के टापू पर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। During the Quit India movement, who among the following escaped from the हजारीबाग जेल? 67 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से इनमें से कौन फरार हुए थे? आप सभी को अब इसका आंसर पता है ना, क्या होगा इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण यानी कि बी हमारा सही जवाब है। डन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम विच जेल? ये 31st बिहार जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया है कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हुए थे। आपने पढ़ा ना 1942 पढ़ा था ना हमने, तो ये क्या था कि ये किसमें थे? ये हजारीबाग जेल में थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हजारीबाग सेंट्रल जेल इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आपने एक क्वेश्चन पे मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट, यही हमारा अप्रोच भी रहेगा, जिस क्वेश्चन पे हम लोग ने इतने सारे फैक्ट पढ़े ना जेपी के बारे में, और उनसे रिलेटेड जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैं क्वेश्चन एक साथ आपके लिए लेके आ गया हूँ, ताकि आपको याद करने में ईजी रहे, कि आप देख भी सको यार ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ना ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर कितने रिपीटेटिव सवाल हैं। और यही हमारा मकसद है पावर ऑफ पीवाईक्यू का। आपको समझ में आ रहा होगा कि पीवाईक्यू की क्या पावर है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको इतने देर से पढ़ाया, अगर आप उसको पहले कर लियो तो ना आपको इतने सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से याद हो जाते हैं, आप टिक करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को याद करना सीखो, ठीक है। तो हमारा समझ सही जवाब मिल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग सेंट्रल जेल। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857-80 कुंवर सिंह वॉज रिलेटेड टू विच प्लेस? ये पूछा जा रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेताओं में कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन हमारा क्या है? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, या फिर मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पूछा कब गया है? ये पूछा गया है 67 बीपीएससी में। देखिए, इसका सही जवाब हम सभी को पता क्या होगा? जगदीशपुर हो जाएगा। अब हम लोग जैसे हम लोगों ने कवर किया था जेपी के बारे में बहुत डिटेल में, अब हम लोग कुंवर सिंह के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बने तो हम लोग उसको आसानी से कर सके। आइए चलते हैं। पहली बात देखिए, बाबू कुंवर सिंह ये 1857 रिवॉल्ट के बिहार के क्या थे? मेन लीडर थे।
तो 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में बिहार का जो मेन लीडर था ना, मेन लीडर जो थे वो कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। इनके पिताजी, इनके फादर का क्या नाम था? इनका नाम था राजा साहिबजादा सिंह, याद रखो नाम, राजा साहिबजादा सिंह। और ये इनकी जमींदारी कहाँ पे थी? जगदीशपुर के पास थी, जो कि अभी प्रेजेंट का है ना भोजपुर और आरा का एरिया है, ठीक है। और इनकी एज कितनी? तो लगभग 70 से 80 साल, कहीं कहीं आपको बुक में 70 दिखेगा, कहीं कहीं 80 भी दिखेगा। तो इनकी एज लगभग 70 से 80 साल थी। इनकी हेल्थ वीक थी, फिर भी इन्होंने क्या करते हैं, ये लीडरशिप लेते हैं 1857 के रिवॉल्ट की बिहार में। इनके सपोर्ट सिस्टम कौन थे? इनके सपोर्ट सिस्टम में ना दो नाम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ब्रदर का नाम था इनके इनके भाई का नाम था बाबू अमर सिंह। तो देखिए ये हो गए कुंवर सिंह, और इनके भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनके भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। और इनके कमांडर इन चीफ थे, कौन थे? हरे कृष्ण सिंह। कैसे याद रखोगे? जैसे अर्जुन के कमांडर इन चीफ कौन थे, ऐसा मानो। उनके सारथी कौन थे? तो कृष्ण जी थे ना। उसी तरह इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो हरे कृष्ण सिंह थे। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो देखो आपको क्या क्या याद रखना है इस स्लाइड से। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे, ये 1857 के रिवॉल्ट के बिहार के मेन लीडर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के मेन लीडर कौन थे? तो आप बता दोगे बाबू कुंवर सिंह थे। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था राजा साहिबजादा सिंह। डन है। जमींदारी कहाँ की थी? भाई साहब जगदीशपुर की जमींदारी थी। और इनकी एज कितनी थी? लगभग 70 से 80 साल थी। हेल्थ इनका वीक था, फिर भी ये लीडरशिप लेते हैं। इनके सपोर्ट सिस्टम में आएंगे हम लोग। इनके भाई का क्या नाम था? तो कुंवर सिंह के भाई का नाम था बाबू अमर सिंह, और कमांडर इन चीफ का नाम था हरे कृष्ण सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखना, भूलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इनका नाम था बाबू अमर सिंह भाई का, और उनके कमांडर इन चीफ का नाम था हरे कृष्ण सिंह। डन है। आगे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ब्रिटिश ऑफिसर डॉगलस ना उनको परसूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे जो कुंवर सिंह हैं इनको विक्ट्री मिलती है। किसके अगेंस्ट? तो कैप्टन ली ग्रैंट के अगेंस्ट 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास ये जीतते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर ये दिखे कि ये हार जाते हैं, ये गलत है। ये जीतते हैं 23 अप्रैल 1858 को अगेंस्ट कैप्टन ली ग्रैंट। लेकिन फिर इनकी हेल्थ डिटोरिएट होती है और ये 26 अप्रैल 1858 को इनकी डेथ हो जाती है। कब डेथ होती है? 26 अप्रैल 1858। ये डेट याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है ना। 23 अप्रैल को ये जीते हैं, 23 अप्रैल को किसके अगेंस्ट? कैप्टन ली ग्रैंट के अंदर। आपसे पूछा जाएगा उनके किससे टकराव हुआ था, याद रखना कैप्टन ली ग्रैंट के हुआ था। और 26 अप्रैल 1858 को इनकी डेथ हो जाती है जगदीशपुर विलेज में ही। इनकी डेथ के बाद अमर सिंह ने स्ट्रगल कंटिन्यू की। इनकी डेथ के बाद इनके भाई कौन थे? बाबू अमर सिंह। और शाहबाद रीजन में इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। तो आपसे पूछा जाएगा ना शाहबाद रीजन में पैरेलल गवर्नमेंट किसने चलाई? आपको ऑप्शन में अगर कुंवर सिंह दिख गए तो आप गलत है। वो किसने चलाई थी? अमर सिंह ने चलाई थी। बहुत ध्यान से, बहुत ही बिल्कुल हल्का सा फैक्ट है, थोड़ा भी आपको भूलना नहीं है। तो शाहबाद रीजन में पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है ना, पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले कौन थे? तो वो थे बाबू अमर सिंह। बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया ताकि आपका ध्यान खास कर जाए और इसे याद कर सको, ठीक है। डन है। आगे चलते हैं। देखिए तो 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वीर कुंवर दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो आपने भी पढ़ा ना, 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंट को हराकर वो क्या करते हैं? जगदीशपुर को रिकैप्चर करते हैं। डन है। और इसी उपलक्ष्य में 23 अप्रैल 2022 को क्या किया गया था? तो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया। कहाँ पे? तो दुलेर ग्राउंड जो है जगदीशपुर में ना, वहाँ पे ये मनाया गया था। और वहाँ पे रिकॉर्ड 78,220 फ्लैग होस्ट किए गए, ठीक है ना। और ये अचीवमेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड, जिससे आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था भाई साहब। कब बना? 23 अप्रैल को। क्यों बना? आपने अब पढ़ चुका भाई कि 23 अप्रैल को क्या हुआ था? कैप्टन ली ग्रैंट को 1858 ईस्वी में हराया था वीर कुंवर सिंह ने, और रिकैप्चर कर लिया था जगदीशपुर को, ठीक है ना। इसलिए उनको हम लोग क्या मनाते हैं? तो वीर कुंवर सिंह का जो विजयोत्सव है ये मनाया गया 23 अप्रैल को ही 2022 में। कहाँ पे? दुलेर ग्राउंड जगदीशपुर में। और वहाँ पर 78,220 फ्लैग वहाँ पे फहराए गए, होस्ट किए गए। और ये अचीवमेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था, ठीक है। और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश किया गया। कब? तो 1992 में, याद रखना कब किया गया? 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर कुंवर सिंह जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1992 में होती है। डन है। अब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट हैं, आपको सब याद करना है। वीडियो आपको अगर याद नहीं हो तो दोबारा देखो, मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ ना, अगर आप सुन भी लोगे ना शांति से मैं जो कह रहा हूँ, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। मेरी ये कोशिश ही रहती है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको याद करवा दूँ चीज़ें, ठीक है ना, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन। कुंवर सिंह इंटर जगदीशपुर ऑन। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर कब इंटर करते हैं? आपने अभी पढ़ा है 23 अप्रैल 1858 को वो जीते थे कैप्टन ली ग्रैंट को हटा के। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब है। डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो 23 अप्रैल 1858 को। डन है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन। वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबिलियन ऑफ 1850 अगेंस्ट द ब्रिटिश?
ठीक है ना। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ से भाग लिया था? आरा, बेतिया, पटना, वाराणसी। इसका जो सही जवाब माना है बीपीएससी ने, कमीशन ने, वो माना है पटना को, तो हम लोग पटना के साथ ही जाएंगे। 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उस टाइम में, उन्होंने किसका माना? उन्होंने पटना को माना, ठीक है ना। तो ऑफिशियल आंसर की गिवन इज शुड बी, आंसर तो जगदीशपुर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में जगदीशपुर नहीं था। बीपीएससी ने क्या माना? बीपीएससी ने पटना माना है, तो मैंने आपको पटना बता दिया, ध्यान रखना इसका। ये 64th बीपीएससी का पीवाईक्यू है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। आंसर विल बी बी, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताना मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं थीम वाइज चल रहा हूँ। जो क्वेश्चन है ना, जैसे कुंवर सिंह थे, उससे पहले हमने जेपी के बारे में पढ़ा, तो कुंवर सिंह से रिलेटेड मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए। अब उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है, तो आप ये देखोगे कि मैंने आपको जितनी चीज़ें याद करवा दी ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सब क्वेश्चन आपके कमांड में है। अब आप अगर उसको अभी ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये क्वेश्चन मेरे से पहले आप आंसर दे रहे होगे कि इसका आंसर क्या है, बाबू कुंवर सिंह है, ये इसका बी आंसर है। डन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिए। हु सेड वेर एवर आई एम देयर इज जगदीशपुर? CDPO 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं जहां भी हूं वहीं जगदीशपुर है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। आंसर विल बी सी। तो मैं जहां हूं वहीं जगदीशपुर है, ये कहा था बाबू कुंवर सिंह ने, और ये CDPO 2018 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डन है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए। इन बिहार द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज लेड बाय डैश ए 70-year-old मैन who unhesitatingly joined the sepoys when they reached आरा। ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया, जो 70 वर्ष की आयु में आरा पहुंचे, सिपाहियों के साथ बिना हिचक शामिल हो गए। और ये करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह थे। आंसर विल बी ए। डन है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, आप आंसर दे पा रहे हो, है ना। हमने कुछ शॉर्टकट नहीं लिया, हमने चीज़ों को पढ़ा है, फिर हम आंसर दे पा रहे हैं। तो यही आपका अप्रोच होना चाहिए, और यही हमारा मकसद भी है पावर ऑफ पीवाईक्यू का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए। अब ये अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ध्यान देना, प्रारंभ हुआ, प्रारंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 69 बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आंसर क्या है इसका? आंसर याद रखना, कर्नाट डायनेस्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाट डायनेस्टी इसका आंसर है, यानी कि सी इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाट डायनेस्टी के टाइम में हमारा जो ये मैथिली भाषा है यह विकसित होना शुरू हो गई थी, तो कर्नाट वंश के शासनकाल में, कर्नाट वंश के शासनकाल में। आंसर क्या है? सी। अब देखिए हम लोग इस एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देखिए। मैथिली लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज थी? तो ये इंडो और आर्यन लैंग्वेज की मिक्सअप लैंग्वेज है। अर्ली मैथिली लिटरेचर ना चेड़िया पड़ास जो है की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और ये कर्नाटक डायनेस्टी के पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। तो मैथिली का जो इनिशियल फ्लोरिशिंग होता है ना, मैथिली पहली जो फलती फूलती है, ये कर्नाटक डायनेस्टी के टाइम में थी। और एक टेक्स्ट है, क्या नाम था उसका? चेड़िया पड़ास, याद रखना, चड़िया पदास। अब जो भी इसका नाम आप बोल सको ना, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना। ये चड़िया पड़ास जो है ये कर्नाटक डायनेस्टी के टाइम में के पीरियड में आई थी। और इस टाइम में जो फेमस रूलर थे ना, किंग हरसिम देव, क्या नाम था? किंग हरिसिम्हा देव ने 1226 और 1226 से 1324 तक ये रहे थे। उनके टाइम में मैथिली बहुत ज़्यादा फली फूली थी, तो किंग हरसिम्हा देव का नाम याद रखना। नेक्स्ट है कर्नाट डायनेस्टी के बाद ओइनवार डायनेस्टी आती है। कौन आती है? ओइनवार डायनेस्टी आती है 1325 से 1526 तक। तो याद रखना, कर्नाट के बाद कौन आई? ओइनवार डायनेस्टी आती है। और ओइनवार डायनेस्टी के रूलर्स ने भी बहुत पैट्रोनेज दिया था मैथिली को, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। लेकिन जो डेवलप हमसे पूछा क्या, डेवलप होना शुरू हुई थी, देखिए प्रारंभ हुआ, मैंने बोला था ना, इसीलिए प्रारंभ हुआ मैंने जोर डाला था। जो प्रारंभ होना कब शुरू होती है, तो प्रारंभ होना जो शुरू हुई ना, ये कब शुरू होती है? तो ये हुई थी कर्नाट डायनेस्टी के टाइम में ही। लेकिन जो फलती फूलती है और जब आगे बढ़ती है, ये ओइनवार रूलर्स के टाइम में भी होती है। कर्नाट डायनेस्टी के रूलर का नाम याद रखना, किंग हरिसिम्हा देव, ठीक है ना। किंग हरिसिम्हा देव याद रखोगे। और जो हमारे जो ग्रेट पोइट विद्यापति है ना, ग्रेट पोइट विद्यापति, ये भी मैथिली के सबसे बड़े कवि थे, ठीक है ना। मैथिली के सबसे बड़ी कवि कौन हुए? तो विद्यापति, ये नाम याद रखना। चलते हैं अगले पॉइंट पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेंट, ठीक है ना। ये 67 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की, काउंसिल की है, असेंबली की नहीं, विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित हुई थी? इसका जवाब आपको देना है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताओगे। अभी मैं इसको एक्सप्रेशन भी कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। बिहार विधान परिषद की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई? 20 जनवरी 1913 को हुई। कब हुई? 20 जनवरी 1913 को। यही आपसे पूछा गया था, डेट याद रख लो। कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को हुई थी। डन है।
इसका और पटना कॉलेज बांकीपुर में, तो पटना कॉलेज जो था बांकीपुर में वहाँ पे हुई थी। ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना ना। और मैंने आपको कमेंट करने क्यों बोला, देखो अभी जितने भी सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, आपको आंसर भी पता है, लेकिन आपको एक एक वर्ड करके उसका आंसर आपको कमेंट करना है। जितने भी आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं इसका भी आंसर आप कमेंट करोगे, इससे पहले भी जो हमने पढ़ा उसका भी क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन छोटे में फ्रेम करना है और उसका आंसर यानी कि 1 2 3 4। तो अगर आप एक बार लिखते हो ना तो आपको लिखते टाइम भी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, याद हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बोला कमेंट करने को, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग कमेंट करोगे भी। नेक्स्ट देखिए, तो बिहार विधान परिषद, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहली बैठक है ये 20 जनवरी 1913 को हुई। कब हुई? 20 जनवरी 1913। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1913। डन है। आगे देखिए, तो बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक होती है ये 20 जनवरी 1913 को पटना में होती है, ठीक है ना। और पटना में भी कहाँ? तो पटना कॉलेज बांकीपुर में आयोजित हुई थी। 25 अगस्त 1911 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन की थी। तो इसकी रिकमेंडेशन कब होती है? ये रिकमेंडेशन होती है 25 अगस्त 1911 को रिकमेंड किया गया कि बिहार की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कब किया गया? 25 अगस्त 1911। डन है। फॉर्मेशन किस एक्ट के अंदर किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पे, जिसे 1912 में अमेंड भी किया गया, उसमें सुधार भी किया गया। टोटल मेंबर कितने थे ना? 43 मेंबर थे, याद रखना। कितने मेंबर थे? 43 मेंबर थे। पहली मीटिंग कब होती है? हमने पढ़ा है 20 जनवरी 1913 को, और यही हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया, याद रखना। जो बिहार विधान परिषद की जो पहली मीटिंग होती है ये कब होती है? 20 जनवरी 1913 को। आपने पढ़ लिया, पटना कॉलेज बांकीपुर में हुई। कौन कौन से एक्ट से? इसका रिकमेंडेशन कब दिया गया? ये आप मान लो, आप क्वेश्चन आ जाए तो 25 अगस्त 1911 को रिकमेंड किया गया था कि बिहार की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ये कब किया गया? तो 25 अगस्त 1911 को। डन है। और किस एक्ट से? तो 1861 का एक्ट, 1909 का एक्ट, ठीक है ना, इससे अमेंड किया है। टोटल मेंबर कितने? 43 मेंबर। कितने मेंबर? 43 मेंबर, ध्यान रखना। फर्स्ट मीटिंग हमने समझ लिया। 1917 में इसका नाम चेंज करके बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दिया। 1917 में इसका नाम चेंज होता है और क्या नाम रख दिया? बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा इनका नाम कब चेंज किया गया था, बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये किया गया था 1917 में। डन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीज़ें याद हो गई होगी आपको। आगे चलते हैं। देखिए 1936 में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन के अंडर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बाई, आपने पढ़ा था ना 1919 का जो एक्ट आया था ना, उसमें क्या किया गया? यूनिकैमरल को बाई कैमरल कर दिया गया, ठीक है ना। यूनिकैमरल को, जो भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थे उनको क्या कर दिया गया? बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया। तो दो हाउस बनेंगे अब ना, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बने और लेजिस्लेटिव असेंबली बने, ठीक है। 1936 में बिहार का सेपरेट स्टेटहुड आ गया। कैसे आ गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने पढ़ा पहले लेक्चर में कि उड़ीसा अलग हो जाता है 1 अप्रैल 1936 को। तो उड़ीसा के सेपरेट होने के बाद क्या होता है ना, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब 29 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे? 29। पहले मेंबर कितने थे? यहाँ पे देखो 43 मेंबर्स थे ना, आपने पढ़ा है 43, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 29। ध्यान रखना इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए तो 1936 में ये हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 से आया था कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को बाई कैम कर दिया गया, तो यूनिकैम कन्वर्टेड इनटू बाई कैम। डन है। तो 1936 में बिहार का सेपरेट स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था। इस लाइन से 2 PYQ पूछे हुए हैं बीपीएससी ने, जो हमने पहले वीडियो में कवर किया। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देखना। नेक्स्ट, तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर बचे? तो 29 मेंबर। चेयरमैन रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है? 1936 में क्या होता है ना, 1936 में गवर्नर के ऑर्डर से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा चेयरमैन बनते हैं। तो पहले चेयरमैन कौन है? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1936 में ही बने कौन? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जी, ठीक है ना। 1937 से 48 के टाइम में, अब 37 और 48, ठीक है ना, लगभग एक साल में वो हट गए। और राजीव रंजन प्रसाद, कौन? राजीव रंजन प्रसाद, ये फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन बनते हैं। तो याद रखना 1937 और 1948, यानी कि 1937 और 1948 में राजीव रंजन प्रसाद जो है ये पहले इलेक्टेड चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट चेयरमैन, यहाँ पे आप फैसे कैसे फंसोगे, इस फैक्ट में आपको एग्जामिनर फंसा ले जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रैप क्या है इसमें? देखो, फर्स्ट चेयरमैन डज नॉट इक्वल टू फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन हुए 1936 में? वो तो सतीश चंद्र सिन्हा हुए, समझ गए। तो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो ये फर्स्ट चेयरमैन थे, लेकिन फर्स्ट इलेक्टेड आपसे पूछेगा तो आप राजीव रंजन प्रसाद मारोगे। आपसे अगर पूछा कि फर्स्ट चेयरमैन बताओ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो कौन थे? सतीश चंद्र सिन्हा जी। फर्स्ट इलेक्टेड पूछ देगा तो राजीव रंजन प्रसाद, याद रखना। कौन? राजीव रंजन प्रसाद जो है ये इलेक्टेड थे, और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सतीश चंद्र सिन्हा जी। मेरे ख्याल से वो आपको
याद हो गया होगा, मैं बताते बताते थक गया हूँ, ठीक है ना। तो याद कर लो, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो ये ना कुछ करंट का फैक्ट है। अभी जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, आप सभी को पता होगा, तो डॉक्टर प्रेम कुमार जो हैं इनको इलेक्ट किया गया है स्पीकर ऑफ 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है ना, विधानसभा के जो है अभी वो कौन है, तो वो है डॉक्टर प्रेम कुमार। नाम याद रखिए, इनके आप फोटो भी देख सकते हो नेताजी की। तो डॉक्टर प्रेम कुमार जो है ये इलेक्टेड न्यू स्पीकर हैं 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के। और ये अवधेश नारायण सिंह जो हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन, ठीक है ना। इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल के हैं कौन, अवधेश नारायण सिंह, याद रखिएगा। और असेंबली के कौन है, डॉक्टर प्रेम कुमार है। असेंबली के कौन है, डॉक्टर प्रेम कुमार है। इसे आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में याद रखोगे। डन है, आगे चलते हैं। देखिए आगे अब चलेंगे हम लोग कल, क्योंकि अगली वीडियो अब नेक्स्ट जो डे 3 की एक वीडियो आएगी। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो ये थैंक यू आपके लिए, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब, आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन मिलता है और ये एनर्जी आता है कि हमें और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आना है, ठीक है। तो कोई आपका चैनल सब्सक्राइब क्यों करेगा, तो इसका जवाब आप लोग ही बताओगे कि मेरा चैनल कोई सब्सक्राइब क्यों करेगा। तो सब्सक्राइब कर दो गाइज। और अगर आप चाहो तो इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ इसकी PDF बिल्कुल फ्री में आपको दे दी जाएगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे, सीखते रहे और इसी तरह हमारे साथ चलते रहे। थैंक यू सो मच।